हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एटीजी क्लासेस में। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे पर्यावरण सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसा कि हमने एक जो सीरीज चालू की थी यूपी टीईटी में आने वाले पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो उस सीरीज का ये लगभग दूसरा या तीसरा पार्ट है। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि जब यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया जाता है, क्वेश्चन उससे बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, यानी उन बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो हम सभी उन संभावित पॉइंट्स को पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं के अनुसार मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जहाँ से भी मुझे पॉइंट मिल रहे हैं मैं वहाँ से कलेक्ट करके उन पॉइंट्स को आप लोग को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक अच्छी तैयारी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारा यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो एक अच्छी तैयारी के लिए हमें बने रहना है लगातार। तो प्लीज़ इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज की वीडियो का जो हमारा पहला पॉइंट है वह है अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। तो अपशिष्ट पदार्थ तो हम तो सभी लोग जो घरों में सामान यूज करते हैं उनसे बचा हुआ जो वेस्ट पदार्थ होता है, यानी जिनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वो गीले रूप में भी हो सकते हैं और सूखे रूप में भी हो सकते हैं, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो गीले भी होते हैं और कुछ सूखे भी होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यानी इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कचरा कहा जाता है या तो अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। जैसे सब्जी व फल के छिकले, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि। तो अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? यानी हम विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसके दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें क्या कहा? कचरा या फिर अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। इनमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फल या सब्जी के छिकले हो सकते हैं, उपयोग के बाद बची हुई चाय पत्ती हो सकती है, टॉफ़ी या बिस्किट के रैपर हो सकते हैं आदि। अब क्या है, इन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर ही फेंक देते हैं। ये बहुत गलत बात है। क्या होता है कि कुछ लोग जब जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे एक जगह यानी कूड़ेदान में इकट्ठा ना करके रोड पे ही ऐसे फेंक देते हैं, जिनके कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं। यानी जो कचरा हमारा निकल रहा है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो उसे दो भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से हैं वो दो भाग? तो पहला देखिए, पहला जो है हमारा सड़ने वाला कूड़ा। यानी जो कचरा निकलता है या अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनमें उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला सड़ने वाला और दूसरा न सड़ने वाला। तो जो जो सड़ने वाला होता है वो गीला कचरा होता है या गीला कूड़ा होता है, और जो न सड़ने वाला होता है वह सूखा कूड़ा होता है। और जब हम पार्क में या सड़क पर रोड के किनारे निकल रहे होते हैं तो हम कई जगह देखते हैं दो डिब्बे लगे होते हैं। एक कैसा होता है? एक हरा होता है और दूसरा नीला होता है। तो उन डिब्बों का क्या मतलब है? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरे डिब्बे में कैसा कूड़ा डाला जाता है या नीले डिब्बे में कैसा कूड़ा डाला जाता है। तो याद रखिएगा, हरे डिब्बे में जो है जो कूड़ा डाला जाता है वह कैसा कूड़ा डाला जाता है? सड़ने वाला कचरा। यानी हरे डिब्बे में जो कचरा डाला जाएगा वह सड़ने वाला कचरा डाला जाएगा, यानी कि कैसा? गीला कचरा। और जो दूसरे में डाला जाएगा यानी कि नीले डिब्बे में वो ना सड़ने वाला कचरा डाला जाएगा। तो ना सड़ने वाला कचरा नीले डब्बे में और सड़ने वाला कचरा हरे डब्बे में। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा है वह है कि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण करते हैं। अब ये 4R क्या है? 4R के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो 4R में जो पहला R है उसका मतलब है रिड्यूस। यानी रिड्यूस का मतलब कम करना। तो हमें क्या कम करना है? अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। यानी जितना आवश्यकता हो उतने ही सामान खरीदें। हम इतना सामान ना खरीद लें कि वो बेकार चला जाए या उसे कचरे के रूप में फेंकना पड़े। तो हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतने ही सामान खरीदेंगे। अगले R, नेक्स्ट R का मतलब, नेक्स्ट जो R है उसका मतलब है, अगला जो R है उसका मतलब है कि मना करना, यानी कि रिफ्यूज़। किसको मना करना है? प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। यानी जो प्लास्टिक से बने सामान हैं
पॉलीथीन है उनका उपयोग हम कम से कम करें या लगभग ना करें। बाजार जाते वक्त कपड़े के बने झोले का प्रयोग करें। तो थैलियों के उपयोग से हमें बचना है। तो पहले आर का मतलब हुआ रिड्यूस और दूसरे आर का मतलब हुआ रिफ्यूज़, यानी कम करें, किसके, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। फिर तीसरे आर का मतलब क्या है? तीसरे आर का जो मतलब है वह है पुनः प्रयोग। उसका तो बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे पुरानी बाल्टियों के टुकड़े पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग करना। जैसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, उनके टूट जाने पर उन्हें गमले या कूड़ेदान के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरे आर का मतलब है रीयूज़। तो पहले का मतलब रिड्यूस, दूसरे का रिफ्यूज़ और तीसरे का मतलब रीयूज़। अब जो लास्ट आर है उसका मतलब है रिसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण, यानी कि हम पुनः उपयोग करें। तो ऐसी वस्तुएं जो पुनर्चक्रण हो सकती हैं उसे कबाड़ी वाले को दे दें। जैसे पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिनका पुनर्चक्रण हो सकता है उन्हें हम क्या करें, कबाड़ी वाले को दे दें, जिससे कि उन्हें पुनः गलाकर नई वस्तु बनाई जा सके। तो एक ही चीज़ को कई बार हम उपयोग कर सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब यही है। तो हमारा क्या हुआ, पहले का मतलब जो है वो पहला हमारा था रिड्यूस, दूसरा आर का मतलब रिफ्यूज़, तीसरे आर का मतलब रीयूज़ और चौथे आर का मतलब रिसाइकिल। तो ये हो गए 4R। तो मिट्टी में जो कचरे नहीं सड़ते हैं उनके लिए हमें 4R का अनुसरण करना चाहिए या 4R नियम का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो पॉइंट है वह है हमारा भोजन। तो भोजन के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जानते तो हम लोग सभी लोग हैं भोजन के बारे में, लेकिन यहाँ से भोजन से क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है हमारा, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमें कार्य करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न ये है कि हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से है, तो हम ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो जो ऊर्जा है वह हमें प्राप्त होती है कहाँ से, तो वह हमें प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वह भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। कोई भी प्राणी हो उसे ऊर्जा जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो उसके भोजन के माध्यम से उसे ऊर्जा मिलती है। अगला है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। यानी हमें भोजन से जब ऊर्जा मिलती है तो क्या हम कैसा भी भोजन कर ले, तो इसका जवाब होगा कि नहीं, हमें वही भोजन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन अच्छा होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा भोजन है वह है संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन में होता क्या क्या है, क्यों यह अच्छा माना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो संतुलित भोजन क्या है, तो वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो याद रखिएगा ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, प्रोटीन, यानी कि शरीर की वृद्धि में कौन सा पदार्थ सहायक है, तो वह होगा प्रोटीन। तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ, विटामिन और खनिज लवण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें रोगों से सुरक्षा कौन से पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो विटामिन और खनिज लवण जो है हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि में कौन सा पदार्थ सहायक है, तो वह होगा प्रोटीन। और ऊर्जा देने वाले कौन से पदार्थ हैं, तो वह होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो संतुलित भोजन क्या है, ऐसा भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण कैसी मात्रा में हो, तो वो संतुलित मात्रा में हो। तो जिनमें ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी वह भोजन कैसा होगा, तो वही भोजन संतुलित भोजन कहा जाएगा। और हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन या संतुलित आहार लेना चाहिए। वह आहार संतुलित कब होगा, जब उसमें, याद रखिएगा, ऊर्जा देने वाले पदार्थ। तो ऊर्जा कौन कौन से पदार्थ देते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वसा पाई जाती है। शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, तो कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि करते हैं, तो वह है प्रोटीन। तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण। ये सभी जिस भोजन में पाए जाएंगे वह भोजन कैसा कहा जाएगा, तो वह भोजन कहा जाएगा संतुलित भोजन या संतुलित आहार। नेक्स्ट जो हमारा है वह है भोज्य पदार्थ। यानी कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, ये तो सभी आप लोग जानते होंगे कि हम अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वह भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी हम भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्या है आज का ये क्वेश्चन क्या है, तो नोट, रेशेदार भोजन भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी
तो याद रखना है कि रेशेदार भोजन कौन कौन से हैं। तो गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी कि रेशेदार भोजन जो है, गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए रेशेदार भोज्य पदार्थ जो हैं वो लाभदायक होते हैं। तो रेशेदार भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? गेहूं के आटे की रोटी है, दलिया है, मक्का है, अंकुरित अनाज है, फलों और सब्जियों आदि हैं जो रेशेदार भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दूध। तो इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, दूध एक संपूर्ण आहार है। ये लगभग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूध कैसा आहार है? तो संपूर्ण आहार है, जिसमें सभी पोषक तत्व जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं वह सभी पाए जाते हैं। तो दूध कैसा आहार है? संतुलित आहार है। अब बनी दूध से बनी चीज़ें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? तो पनीर, मिठाई, दही, छाछ और घी, ये सब चीज़ें दूध से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वह है बुआई से बाजार तक का सही क्रम, यानी फसल बोने से लेकर बाजार में जाने तक का जो सही क्रम है वो क्या होगा, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये प्रोसेस क्या है, कि कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो हम देखेंगे, पहले क्या करते हैं हम, खेत जुताई, यानी खेत की जुताई करते हैं। फिर उसके बाद बीज बोना, पहले हम खेत जोतते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर फसल की सिंचाई करते हैं। उसके बाद जब फसल छोटी छोटी उग आती है तो उसमें से खरपतवार निकालना। उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसे काटना और फिर तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना। तो ये क्रम है बुआई से लेकर फसल की कटाई तक का। अगला जो है हमारे भारतवर्ष में क्या है, रवि। रवि यानी कि नवंबर से मार्च तक का जो महीना है वह रवि के अंतर्गत आता है। तथा खरीफ, अगस्त से अक्टूबर, दोनों ऋतु में प्याज उगाया जाता है। यानी प्याज कब कब उगाया जाता है? तो रवि यानी नवंबर से मार्च तथा खरीफ अगस्त से अक्टूबर, दोनों ऋतुओं में क्या होता है कि प्याज उगाया जाता है। अब प्याज में विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा विटामिन सी और फास्फोरस। नेक्स्ट क्या है, जो अगला पॉइंट है वह है शहद के बारे में। शहद के बारे में सभी लोग परिचित होंगे, कितना स्वादिष्ट होता है खाने में शहद। अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो है शहद कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो शहद सभी लोग जानते हैं मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अब जब बात आई मधुमक्खियों की, तो हम जानेंगे मधुमक्खियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो लगभग हर बार एग्जाम में 1 या 2 पॉइंट हर बार सीटेट, यूपीटेट एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो हम मधुमक्खियों से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में रोचक तथ्य, ऐसा क्या महत्वपूर्ण है मधुमक्खियों के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं को हम जानेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वह है मधुमक्खी कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। यानी क्या होता है कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उनमें प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। यानी मधुमक्खियों के छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है अंडे देना, और जिनका जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। तो याद रखना है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिनका जीवन काल 30 वर्ष का होता है। और रानी मधुमक्खी का कार्य क्या है? तो उनका कार्य है अंडे देना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ एवं कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। अब जब छत्ता है तो वहाँ सभी लोग लगभग रहेंगे ना, तो उसमें कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है, ये रहा। क्या है ये? कि श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा काम करती हैं। अब इनके नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है, तो इनका नाम ही है श्रमिक मधुमक्खियाँ। तो यही सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना, रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। ये सभी काम किसके हैं? तो वह काम है श्रमिक मधुमक्खियों के। यानी पूछा जाए कि ये सभी काम कार्य कौन करता है, तो वह यह सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। कौन कौन से? मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना, रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। ये सारे काम कौन करता है? तो ये सारे काम श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वह है, ये रहा कि श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। यानी कि यदि पूछे छत्ते में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मधुमक्खियाँ होती हैं, तो वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। डंक मारने वाली मधुमक्खी भी यही मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं।
यानी जो डंक मारते हैं वो कौन सी मधुमक्खियाँ होती हैं? तो वो यही मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इनका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। श्रमिक मधुमक्खियों का जीवन काल कितना होता है? तो 40 से 45 दिन का जीवन काल होता है इनका, श्रमिक मधुमक्खियों का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहते हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। यहाँ बटा रहेगा, बड़ा नहीं, बटा होता है। तो फिर अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। यानी एक व्यवस्था सी बन गई है जिसमें सबके कार्य जो हैं वो बटे हुए हैं। क्या कि रानी चींटी जो है वो अंडे देती है, जैसे रानी मधुमक्खी वहाँ अंडे देती है, तो वैसे ही चींटियों में क्या होता है कि रानी चींटी जो है अंडे देती है। सिपाही चींटी का कार्य क्या होता है? बिल की देखभाल करना। जैसे हमारे यहाँ सिपाही का कार्य क्या होता है कि हमारी सुरक्षा करना, तो वैसे उनका कार्य क्या होता है? बिल जो होता है उसकी सुरक्षा करना या उनके घर की सुरक्षा करना। और कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ या चींटियाँ क्या है? भोजन ढूंढकर बिल तक ले आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समूह में रहने वाले कुछ अन्य जो कीट हैं या जीव हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो उनमें है मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया। समूह में रहने वाले हैं ये लोग सभी। तो कौन कौन है? मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि समूह में रहने वाले निम्न में से कौन कौन से कीट या जीव हैं? तो उनके अंतर्गत आएंगे मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया। अगला जो है जंतुओं का जो पालन है उनको क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार यूपीटीईटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जंतुओं का पालन है और उनको क्या कहा जाता है वो इधर लिखा हुआ है, इस साइड में उनको क्या कहा जाता है और जंतुओं का जो पालन है। तो पहला जो हमारा है वह है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। नेक्स्ट जो है रेशम कीट, यानी रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर और नेक्स्ट जो है वो है मछली पालन। मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पीसी कल्चर। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है और मछली पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीटीईटी एग्जाम में। तो आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर और मछली पालन पीसी कल्चर। अगला पॉइंट जो है मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू पशु कौन था? तो वह था कुत्ता। यानी मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू पशु कौन है? तो वह है कुत्ता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया है? तो हमारा जो पालतू जानवर है, सबसे पहला मनुष्य का पालतू जानवर जो है वह है कुत्ता। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ ये भी लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लगभग सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो वहाँ अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पर्यावरण से वहाँ क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर बनता है। क्या है कि केचुआ जो होता है भूमि के अंदर रहता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केचुआ भूमि के अंदर रहता है और भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए केचुए को क्या कहा जाता है? केचुआ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में हमारे चैनल पे एक अच्छी तैयारी के लिए।